साथियों, संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी कुछ दिनों से क्लासें नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य कुछ समय से सही नहीं था। लेकिन आज से हमारी फिर से विधिवत रूप से चालू रहेंगी। आपको हर दिन लूसेंट की एक क्लास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो लूसेंट बुक कवर कर रहे थे, इसमें इतिहास के हमने 23 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें जो चौथा अध्याय है 24वां, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति या राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अध्याय का नाम है प्राचीन भारत के इतिहास में आखिरी अध्याय है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। और सबसे पहला राजवंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो देखिए, जो मालवा शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो मालवा का जो शासक था नागभट्ट, वो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। और जो नागभट्ट द्वितीय था, इसको किसने हराया था? नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट जो सम्राट था गोविंद तृतीय ने पराजित किया था या हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मेहर भोज था। तो प्रतिहार वंश का जो सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली राजा था वो मेहर भोज था। कौन था? मेहर भोज। यह है जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। मेहर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। मेहर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। वह विष्णु का उपासक था और उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि धारण की। और इसने विष्णु जी भगवान के सम्मान में आदि बराह की उपाधि क्या करता है? यह धारण करता है। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल जो 1036 ईस्वी तक था। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी के मध्य में की थी। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसमें हमने क्या जाना कि जो मालवा शासक नागभट्ट प्रथम था, यह गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। और प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था वो था मेहर भोज। मेहर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था और यह विष्णु भगवान का उपासक था। और इसने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि बराही की उपाधि इसने धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था या अंतिम राजा था वो यशपाल था। और दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? वो तोमर अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में की थी, ठीक है। तो ये था अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए, इसमें है अगला गहड़वाल राजवंश या राठौर। इसको राठौर राजवंश के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था। और इसने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? वाराणसी या काशी, जिसको काशी के नाम से भी जानते हैं, उसको बनाया था। तो गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। और इसकी राजधानी वाराणसी थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद था। कौन था? गोविंद चंद इस वंश का सबसे शक्तिशाली और महान राजा हुआ है। कौन? गोविंद चंद इस वंश का क्या? सबसे शक्तिशाली राजा था राठौर वंश का। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखंड पंडित था। और इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। और इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की क्या की? इसने रचना की। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विराह बनवाया। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था।
तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता का क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, जयचंद था। कौन, जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मार डाला। और इसको किसने मारा था, मोहम्मद गौरी ने जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें इसको मार दिया था। तो हमने देखा राठौर राजवंश के बारे में जाना, तो इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। और इस वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा कौन था, गोविंद चंद था। कौन था, गोविंद चंद। और गोविंद चंद की एक रानी थी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन ब्रह विहार बनवाया था। और पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, वो जयचंद ही था। वो जिसे मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मार डाला था। तो अब बोला अपना राजवंश है चाहमान या चौहान वंश। तो देखिए चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था, वासुदेव। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। और इस वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की राजधानी, अजमेर नगर की स्थापना की और इसे क्या, अपनी राजधानी बनवाया। ठीक है, राजधानी बनाई। तो इनकी प्रारंभ में राजधानी जी अहिच्छत्र थी और बाद में जो अजय राज द्वितीय था इसने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी क्या, राजधानी बनाया। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, अन्योराज के पुत्र विग्रहराज। कौन था, अन्योर राज्य का जो पुत्र था विग्रहराज। इस विग्रहराज चतुर्थ भीषल देव हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नामक नाटक की क्या की, रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के जो राजकवि थे। और जो सोमदेव कौन था, विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे, राजकवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की क्या की, रचना की। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक क्या था, विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। और चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। रणथंबोर के जैन मंदिर का जो शिखर था वो पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने क्या हुई, विजय हुई और गौरी की क्या हुई, हार हुई। और जो त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें गौरी की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है और इसमें पृथ्वीराज चौहान जी मारे जाते हैं। तो ये था अपना चौहान वंश या चाहमान वंश। तो इसमें हमने ये जाना कि चौहान वंश के संस्थापक कौन था, विष्णुदेव था और इनकी राजधानी अजमेर थी। और इसका जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो अन्योराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ भीषल देव हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की क्या की, रचना की। और सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे, राजकवि थे। और इन्होंने जो प्रसिद्ध इनकी रचनाएं थी वो कौन कौन सी हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक निर्मित क्या था, विद्यालय था। और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम क्या था, शासक था। और चंदवरदाई पृथ्वीराज के तृतीय के क्या थे, राजकवि थे, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। और इनकी रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। त्रायन और पृथ्वीराज चौहान का जो
मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध होता है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और उसकी जान बख्श देते हैं। और इससे बाद मोहम्मद गौरी फिर से हमला करता है और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चौहान वंश। अब देखिए परमार राजवंश। अब हम इस परमार राजवंश के बारे में जानेंगे। तो देखिए परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। कौन था? उपेंद्र राज परमार वंश का क्या था? संस्थापक था। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी क्या थी? धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा राजभोज था। कौन था? राजा भोज था। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज। तो परमार वंश का संस्थापक, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र राज ने की थी। इनकी राजधानी धारा नगरी थी। कौन थी? धारा नगरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? धार के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन राजधानी इनकी क्या थी? उज्जैन थी। और परमार वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था वे थे राजा भोज। ठीक है, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। और नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तियाँ कल्पतरु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों पर उनके उपयोग का उल्लेख है। और नव साहस चरित्र के जो रचयिता पद्मगुप्त, दशक रूपक के रचयिता धनंजय और धनिक हलायुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था वो राजा भोज, जिसको कविराज की उपाधि से क्या किया? अलंकृत किया गया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती जी का क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था और इस मंदिर के बीचों बीच क्या संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी या धार विद्या एवं विद्वानों का क्या था? प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। और भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने भोजपुर नगर की क्या की? स्थापना की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये था हमारा परमार राजवंश। तो देखिए हमने इसके परमार वंश के बारे में क्या जाना। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इनकी राजधानी धारा नगरी, जिसे हम धार के नाम से जानते हैं आज के समय में, वो थी। और इनकी प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, और कविराज की उपाधि से इन्हें क्या किया गया था? विभूषित किया गया था राजा भोज के लिए। और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्वानों को क्या था? प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद में चौहान वंश और अंत में
1297 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा के सेनापति थे नसरत खां और उगल खां ने मालवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लेते हैं। आइए हम अगला राजवंश अपना वो है चंदेल राजवंश। अब हम चंदेल राजवंश के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र एवं राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हो जाता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जेजाक भुक्ती है। तो प्रतिहार साम्राज्य के जब पतन होता है तो इसके बाद जो वंशोदय होता है बुंदेलखंड की भूमि पर वो था चंदेल राजवंश और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, जेजाक भुक्ती था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईस्वी में यह चंदेल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। इसकी राजधानी खजुराहो थी और इन लोगों की राजधानी क्या थी, खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी, कलिंजर, जिसको हम महोबा के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभ में इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो थी और प्रारंभ इनकी राजधानी खजुराहो थी और प्रारंभ में इन लोगों की राजधानी क्या थी, कलिंजर हुआ करती थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। तो हमने बताया कि पहले इनकी राजधानी क्या थी, कलिंजर थी। फिर उसके बाद जो राजा धंग थे इनने अपनी राजधानी कलिंजर से कहाँ, खजुराहो में क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और प्रतिभा सबसे प्रतापी राजा था वो यशोवर्मन था। कौन था, यशोवर्मन। तो क्वेश्चन उठता है कि चंदेल वंश का सबसे प्रतिभाशाली और प्रतापी राजा कौन था, वो था यशोवर्मन। चंदेल वंश का सबसे प्रतिभाशाली क्या था, शासक हुआ था। आगे देखिए धंग ने चंदेल वंश का सबसे ये हमने आपको बताया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसने विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवाया। तो यशोवर्मन ने क्या किया था, कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार जो वंश का राजा था देवपाल को हरा दिया था और उससे विष्णु भगवान की मूर्ति को क्या किया, प्राप्त कर लिया और उस मूर्ति को खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है उसमें उसको क्या करवाया, स्थापित इसने करवाया था। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ तीन मंदिर, जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था। तो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने, धंगदेव ने 999 ईस्वी में कराया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। और धंग ने क्या किया, गंगा जमुना का जो संगम है उस पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, मतलब अपनी उसकी जान चली जाती है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनबी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक क्या प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का क्या निर्माण करवाया। अलाउद्दीन नामक दो सेना नायक परमदेव के दरबार में रहते थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध करते हुए अपनी जान गवाई थी। अलाउद्दीन के नाम के दो क्या सेना नायक थे जो परमदेव के दरबार में क्या रहते थे और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी क्या जान गवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक
परमदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर देता है। उसका मंत्री जो अजय देव है, जब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या अधीनता ये स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका जो मंत्री रहता है अजय देव, इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ये था अपना चंदेल राजवंश। तो इसका हमने क्या जाना कि जो प्रतिहार वंश है, इसकी पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल राजवंश का उदय होता है और बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो था जेजाग भुक्ती और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ननुक था और इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो थी और प्राचीन समय में इनकी राजधानी कलिंजर थी। और राजधानी कलिंजर से खजुराहो किसने स्थापित की थी, राजा धंग ने। और चंदेल वंश का सबसे प्रथम और प्रतिभाशाली राजा था वो था यशोवर्मन। कौन था, यशोवर्मन। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और बैद्यनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग ने ही करवाया था 999 ईस्वी में। ठीक है। तो और इसके बाद धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव भगवान की आराधना करते हुए अपने प्राणों की क्या कर देता है, ये त्याग कर देता है। और चंदेल जो शासक था, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनबी की का क्या किया था, सफलतापूर्वक उसका क्या किया था, विरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंदोदय की क्या की थी, रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और जो अलाउद्दीन नाम के दो सेना नायक थे, परमदेव के दरबार में रहते थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध करते हुए अपनी जान को गंवा दिया। और चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो था परमदेव था और इसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस पर इसका जो मंत्री था अजय देव वह से रुष्ट हो जाता है और इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ये था चंदेल वंश। अब हम देखेंगे जो हमारा आखिरी राजवंश है, सोलंकी राजवंश। तो देखिए सोलंकी वंश या इसको गुजरात के चालुक्य शासक, ठीक है। तो सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। कौन था, मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का क्या था, संस्थापक था। और इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी। अहिल्यावाड़ इसकी क्या थी, राजधानी थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ की मंदिर पर क्या कर दिया था, आक्रमण किया था। भीम प्रथम ने सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जैन मंदिर का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो भीम प्रथम के जो सामंत विमल ने आबू पर्वत है इस पर क्या किया था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का क्या निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था वो जयसिंह सिद्धराज था। जयसिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का सबसे प्रतिभाशाली शासक था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहा करते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में एक मंडप पर बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने इसमें अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की क्या की, स्थापना की। तो जो माउंट आबू का पर्वत है ये राजस्थान में है। इस पर यह क्या करता है, मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने जो 7 पूर्वज थे इनकी गजरोही मूर्तियों की स्थापना की। मतलब गज के आकार की मूर्तियां बनाकर इसकी क्या की, स्थापना करता है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ है। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण सोलंकी राजाओं के राजवंश में ही हुआ है। सिद्धपुर में
रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। जो सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था और वह जैन धर्म के अंतिम राज के प्रवर्तक के रूप में क्या था, प्रसिद्ध हुआ था। और सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, भीम द्वितीय था। कौन था, भीम द्वितीय। यह सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की क्या की, स्थापना की थी। और बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का क्या किया था, मुकाबला किया था। तो ये था सोलंकी वंश, या इसको गुजरात के चालुक्य शासक वंश भी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम था और इसकी राजधानी अहिल्याबाड़ थी। और मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिरों पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रबंध के जो सामंत बिलव ने माउंट आबू पर्वत पर करवाया था। और सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा जयसिंह सिद्धराज था। कौन था, जयसिंह सिद्धराज। यह सोलंकी वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा था। और मुडेरो के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। कौन था, भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के साथ में क्या किया था, मुकाबला किया था। तो ये था हमारा सोलंकी राजवंश, इसके बारे में हमने जाना। आइए हम अगला देखते हैं। ये अगला राजवंश अपना कलचुरी या कलचुरी चेदी राजवंश। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। कौन था, कोकल। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोकल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी इसकी क्या थी, राजधानी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था। और कलचुरी राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, गंगेदेव था। और जिसने विक्रमादित्य की क्या की, उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे क्या करवाया, प्रारंभ करवाया। और कलचुरी वंश चुरी सबसे महान शासक कर्णदेव था। तो कलचुरी वंश का जो चुरी था वो सबसे क्या था, महान शासक कर्णदेव था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था, कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इसने क्या की थी, धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, तो ये था कलचुरी या चेदी राजवंश। अगला है अपना आखिरी सिसोदिया राजवंश। ये हम राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, सिसोदिया वंश के जो संस्थापक थे या सिसोदिया राजवंश के शासकों अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी। क्या थी, चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो सिसोदिया राजवंश या सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे।
सिसोदिया वंश के जो शासक थे वो मेवाड़ के पर क्या करते थे, राजस्थान के मेवाड़ पर शासन करते थे और इनकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। और अपनी विजयों के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ था उसको राणा कुंभा ने चित्तौड़ में इसका क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारा जो कल से शुरू होगा वो होगा मध्यकालीन मिडेवल हिस्ट्री भारत की, हम उसको कल से शुरू करेंगे। और हमने आज ये पूरी प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसकी 24 क्लासें हमारी कंप्लीट होती हैं। 24 अध्याय इसके पूर्ण तरीके से आज इसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले जो अपना अगला अध्याय होगा, हम अगले अध्याय में मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।